dear students, welcome to our channel Learn with Pradnya Pandit. Globalization essentially means integration of the national economy with the world economy. Okay, कोई भी चीज़ ग्लोबलाइज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. हमने हमारी कोई भी एक इंडस्ट्री है, सेगमेंट है, सेक्टर है, कोई भी प्रोडक्शन है, वो ग्लोबलाइज्ड किया है, मतलब दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर all the world. It implies a free flow of information, ideas, technology, goods and services, capital, and even people across different countries and societies. Okay, ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू फर्स्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबली कोई भी आइडियाज़ किसी भी पर्टिकुलर एक्स कंट्री में है, वो अगर आपको आपके कंट्री में अप्लाई करने हैं तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे. सो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़. सेकेंड, टेक्नोलॉजी. थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, कैपिटल एंड इवन पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़. सबके लिए ग्लोबलाइजेशन एप्लीकेबल है. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? इट इंक्रीजेस कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है. किस चीज़ की कनेक्टिविटी? डिफरेंट मार्केट्स. ओके, जो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड के जो भी मार्केट्स रहेंगे, तो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए जो कनेक्टिविटी है, दैट बिकम्स ईजी एंड कन्वीनियंट. द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय IMF as the growing economic interdependence of countries worldwide through increasing volume and variety of cross-border transaction in goods and services, of international capital flows, and also through the more rapid and widespread diffusion of technology. ओके, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ऐसा आपको लगेगा, बट जस्ट आप 2-3 बार रेफर कर लीजिए. एक्सप्लेनेशन में अभी आपको दे देती हूँ. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF ने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कैसे की है? सी, द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज जो इस सेगमेंट को बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आपस में जो भी बिजनेस है उनका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैरायटी बढ़ रही है ना. अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड क्या हो रहा है? एंड of international capital flows, and also through more rapid and widespread diffusion of technology. In short, IMF says that globalization की वजह से क्या हो रहा है? फर्स्ट क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल फ्लोज हो रहा है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हो रहा है. ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग due to the globalization. Now, the next topic is what are the elements of globalization. In our start, first, to open the domestic market for inflow of foreign goods, India introduced customs duty on import. Okay, क्या हुआ था कि टू ओपन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स. हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडियन मार्केट, इसमें आपको अगर इम्पोर्टेड गुड्स लानी है, फॉरेन गुड्स लानी है, तो गवर्नमेंट ने क्या रिड्यूस किया? इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटीज़ थी ना, वो कम कर दी गई. अगर कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा पे करनी है मुझे किसी भी चीज़ के लिए, तो आई विल डेफिनेटली थिंक ना कि अगर अरे इंपोर्ट के लिए मैं इतना पैसा क्यों दूँ, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल select some other thing which is domestically available for me, even if it is whether it maybe अगर कोई रॉ मटेरियल हो या फिर कोई फाइनल प्रोडक्ट हो किसी भी चीज़ के लिए, देन आई विल सर्च फॉर द ऑप्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री थिंग जो डोमेस्टिकली अवेलेबल है. तो इससे क्या होगा कि मतलब इम्पोर्टेड गुड्स के वजह से जो रेवेन्यू हमें मिलने वाला है, या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस
थिंग्स हमें मिलने वाली है वो कम मिलेगी. दैट इज द रीज़न गवर्नमेंट रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज. नेक्स्ट, द जनरल कस्टम ड्यूटी ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स वॉज रिड्यूस टू ओनली 10%. कितनी कम कर दी गई कस्टम ड्यूटी? 10% तक. एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग भी ऑलमोस्ट कम कर दिया गया. टैरिफ बैरियर हैव ऑल्सो बिन स्लैश्ड सिग्निफिकली. मतलब जो टैरिफ देना पड़ता था ना इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए, वो भी कम कर दिया गया. नेक्स्ट, to rise in keeping with the World Trade Organization order under GATT, General Agreement on Tariff and Trade. इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज करने के लिए एक तो कस्टम ड्यूटीज़ जो थी इंपोर्ट की वो कम कर दी गई, इंपोर्ट लाइसेंसिंग कम कर दिया गया, टैरिफ बैरियर्स जो थे वो कम कर दिए गए. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. नाउ व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? See, this is the second one. The amount of foreign capital in a country is a good indicator of globalization and growth. कोई भी कंट्री, आपका नेशन अगर मॉडर्न है, ग्लोबलाइज्ड है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करते हैं? द अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल कितना है हमारे इंडस्ट्री में, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है. अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपका ग्रोइंग लेवल है आपकी इंडस्ट्री का, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये इसका इंडिकेटर है. बट ऑब्वियस ना, अगर आप पर्सनली भी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं और अगर कोई फॉरेन कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट मीन्स दे आर शोइंग ट्रस्ट, दे आर शोइंग कॉन्फिडेंस. उनको भरोसा लग रहा है कि नहीं आपका बिजनेस तो लॉस में जाएगा ही नहीं. तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ना. सो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोथ. द FDI पॉलिसी encourage the inflow of fresh foreign capital by allowing 100% of foreign equity. है ना, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फाइन, नो 60, नो 70, 100% वी आर अलाउिंग. NRI and OCBs, that is overseas corporate bodies, कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अप टू 100%. जो NRI है ना वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एनी विच वेज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड. Third element, Foreign Exchange Regulation Act was liberalized in 1993 and FEMA was introduced in 1999. किसके लिए? To enable foreign currency transactions. Foreign currency transactions के लिए FERA Act था पहले, Foreign Exchange Regulation Act. वो कैंसिल करके कौन सा शुरू किया? Foreign Exchange Management Act. ईयर याद रखना 1993. सो थर्ड एलिमेंट कौन सा था? फेरा कैंसिल करके फेमा अनाउंस किया. नाउ द फोर्थ एलिमेंट, इंडिया साइंड मेनी एग्रीमेंट्स विद द WTO अफर्मिंग दैट इट्स कमिटमेंट टू लिबरलाइज ट्रेड सच एज ट्रिप्स, ट्रीम्स, AOs. इसका लॉन्ग फॉर्म देखना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब ये इसके जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग आगे देखते ही रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स में. फ़िलहाल आप ये थर्ड एलिमेंट में ये याद रखना कि इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए. क्या लिबरलाइज करने के लिए? टू लिबरलाइज ट्रेड सच एज ट्रिप्स, ट्रीम्स, AOS. ये लिबरलाइज करने के लिए इंडिया ने WTO के साथ में एग्रीमेंट साइन किए. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इन अन्य एडवांटेजेस, फ़ायदा क्या हुआ, गो थ्रू टुडे. फर्स्ट, there is a decline in the number of people living below the poverty line in developing countries due to increased investment, trade, rising employment opportunities. Very first, बहुत अच्छा फ़ायदा एक हुआ कि पॉवर्टी लाइन के अंडर जो लोग रह रहे थे ना वो कम हो गए. मतलब पॉवर्टी थोड़ी सी कम हो गई. क्यों कम हो गई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया, ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग लेवल पे ज़्यादा जनरेट हुई. उसके वजह से पॉवर्टी देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ LDCs. लेस डेवलप कंट्रीज़ के जो इंडिकेटर्स थे ना, मतलब जो कम डेवलप कंट्रीज़ है उनके जो इंडिकेटर्स है उनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ. मतलब कौन से? जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो गई. अगर देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब लोगों को इनकम मिल रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई क्योंकि लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं ना, उनको
फूड क्लोथिंग शेल्टर का कोई प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल पहले जैसा नहीं रहा। देन लिटरेसी रेट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हो रहे हैं तो उनको अचीव करने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, अलग अलग कोर्सेज़ की ज़रूरत है। तो लिटरेसी रेट आपके नेशन का बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट, per capita consumption is also increasing. So these are the good indicators of LDCs, free flow of capital and technology. फ्री कैपिटल टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने एलिमेंट्स में बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो लाइसेंसिंग था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, वो कम हो गई, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र होने में आसानी हुई। तो इसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो आसान हो गया। इट एनेबल्स डेवलपिंग कंट्रीज टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड अगर कोई भी कंट्रीज़ का अगर सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर अगर डेवलप है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आसान होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस फास्ट होने की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी फास्ट होने लगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आर अवेलेबल इन द मार्केट ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे ना। क्यों? क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ गई। अगर मैं किसी भी चीज़ को सेल कर रही हूँ और मेरी जो कंपटीटर है वो भी सेल कर रही है, बट वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल को यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, सो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी उसके प्रोडक्ट की, तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन के बढ़ने की वजह से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आने लगे। हर कोई ये एम करने लगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट कमाना है, मेरा सेल ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ रही है, दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट हैपन, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, द नेक्स्ट advantage was free flow of finance enables the banking and financial institutions to fulfill financial requirement through internet and electronic transfer easily and help business to flourish। देखो, कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको अगर प्रॉफिट भी कमाना है तो भी उसके लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस बिकेम ईजी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेट एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़रिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना आसान हो गया ना बिज़नेस को। तो बिज़नेस को अगर लोन्स मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, तो उनका काम भी अच्छे से चल सकता है। अगर काम चल रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्केट में प्रोडक्ट आएंगे तो डिमांड सप्लाई कंडीशन फुलफिल होगी। अगर डिमांड सप्लाई कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स सेल हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। सो दिस इज़ अ गुड साइकिल ऑफ गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री। नेक्स्ट, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज ब्रिंग विद देम फॉरेन कैपिटल। अगर मल्टीनेशनल कंपनी की कोई ब्रांच अपने इंडिया में या अपने होम कंट्री में अगर ओपन हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन कैपिटल अपने एक कंट्री में आ रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, उनका टेक्निकल नॉलेज भी आ रहा है, वो मशीन्स जो यूज़ करते हैं वो भी अपने नेशन में आके यूज़ करेंगे। मतलब गिव एंड टेक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। इसके वजह से भी जो होस्ट नेशन है, जो अपना नेशन है, डोमेस्टिक नेशन, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में आसानी हो जाएगी। सो दीज वेर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। होप यू अंडरस्टैंड what are the disadvantages of globalization. See, first disadvantage is domestic companies are unable to withstand competition from efficient MNCs which have flooded Indian market since the liberalized entry. लिबरलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ को होम कंट्री में अपने सेटअप करना आसान हो गया। दैट्स द रीज़न MNC का कमांड, MNC का डोमिनेंस बढ़ गया। दैट उसकी वजह से डोमेस्टिक कंपनीज जो है, डोमेस्टिक कंपनी को अपना बिजनेस सेट करना, एक्सपांड करना या सस्टेन रहना वो डिफ़िकल्ट हो गया है ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई।
डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनी से ही कंपटीशन है. So it may lead to shutdown of operation, pink slips and downsizing. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी कि डोमेस्टिक जो कंपनीज़ है, डोमेस्टिक कंपनीज़ बंद होने लगी, उनके ऑपरेशंस एरियाज़ कम होने लगे, ब्रांचेस कम होने लगे. मोर ओवर स्केल्ड एंड एफिशिएंट लेबर गेट अब्जॉर्ब बाय एमएनसीज. और जो पहले डोमेस्टिक कंपनी में जो बंदे काम करते थे, जो एम्प्लॉयमेंट काम करते थे, तो उनको अगर बेटर ऑप्शन मिल रहा है एमएनसी में, तो ऑब्वियसली एवरी वन विल मूव फ्रॉम डोमेस्टिक वन टू एमएनसीज वन. तो उनके लेबरर्स, उनके एम्प्लॉयज़ भी कम होने लगे, बिकॉज MNCs आर पेइंग देम हाई मनी, हाई सैलरीज, हाई इंसेंटिव्स. तो क्या हुआ फिर, डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ अनस्किल्ड लेबर ही रह गया, जिनका मतलब एजुकेशन नहीं है या फिर जो इलिटरेट है, वही सिर्फ MNC में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए. तो सिर्फ अनस्किल्ड लेबर ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बचा. सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ गया. सेकेंड, a payment of dividend, royalties and repatriation has in fact led to a rise in outflow of foreign capital. हमने ये जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है वो किसके लिए अडॉप्ट की है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए. बट प्रॉब्लम क्या होने लगा कि डिविडेंड पे करना है हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या फॉरेन बिजनेसेस के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रीपैट्रिएशन दे रहे हैं, तो हमारा जो इनकम का आउटफ्लो ही बढ़ गया. ओके, तो ये प्रॉब्लम हुआ. थर्ड, विद इंक्रीज्ड dependence on foreign technology, development of indigenous technology has taken a backseat, and domestic R&D development, that is research and development, has suffered. बना बनाया अगर हम आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, तो हमारी R&D प्रोसेस जो है वो कम हो गई, और हमारी जो एंशियंट या ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कम होने लगा. तो ये थर्ड प्रॉब्लम हुआ. नेक्स्ट, globalization poses certain risk for any country in the form of business cycles. कुछ रिस्क भी उसके साथ में एसोसिएटेड है. ग्लोबलाइजेशन poses risk for any country in the form of business cycle, fluctuation in international prices, specialization of few exportables and etc etc etc. क्या होता था ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइसेस है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आने लगे, एंड सिर्फ थोड़े से स्पेशलाइज एक्सपोर्टेबल आइटम जो है उसी में स्पेशलाइजेशन होने लगा, तो ये भी रिस्क इन्वॉल्व थी. आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज द डिस्पैरिटी इन द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम पुअर, ये होने लगा. It leads to commercial imperialism as the richer nation tend to exploit the resources of the poor nation. Exploitation भी बढ़ गया. Globalization leads to fusion of cultural and intermingling of society to such an extent that there may be a loss of identities and traditional values. इंटरडिपेंडेंस इतना बढ़ गया, या फिर कल्चरल एक्सचेंज इतना बढ़ गया कि अपने डोमेस्टिक वैल्यूज़ जो है वो कम होने लगे, और जो फॉरेन कल्चर है वो हावी होने लगा. तो ये भी एक डिसएडवांटेज वी फेस. इट गिव्स राइज टू माइंडलेस एपिंग ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड मैनरिज्म, हाउएवर इल सूटेड दे मे बी. मगर मीन्स अगर सूट भी नहीं हो रहा है तो भी सिर्फ एडवांस हो, एडवांस है हम ये दिखाने के लिए फॉरेन लाइफस्टाइल अडॉप्ट, नॉट ओनली लाइफस्टाइल बट फूड स्टाइल, लिविंग स्टाइल, ये सब अडॉप्ट करने की वजह से भी अपना जो कल्चर है, कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, वो हम लोग लूज़ करने लगे. इट लीड्स टू overcrowding of cities and puts pressure on the amenities and facilities available in urban areas. MNCs की वजह से क्या हुआ, MNCs अगर सेटअप कर रहा है तो कहाँ पे करेगा, ऑब्वियसली सिटी एरिया में. तो सिटी एरिया ओवर क्राउडेड होने लगा. ओके, मतलब जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया से सिटी एरिया में माइग्रेशंस होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ गया, वहाँ पे जो अमेनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उस पर प्रेशर ज़्यादा आने लगा. सो ऑल दिस प्रॉब्लम अकर्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So very simple to understand, but still if you have any issue then please let me know. So till now we have covered all three topics, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. In our next lecture we will go through growth of information
technology and communication. Okay, what is that, how is that, we'll definitely learn in detail. Till then, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will get the notification of our new episode. Okay, till then, take care. Bye bye.